ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2019 ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ICCRC ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ICCRC ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ICCRC ਦੀ। ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ओपन वर्क परमिट वाले केस ने वो फिर गलत कंसल्टेंट्स क्यों चूज़ कर रहे हैं? रणवीर जी, हम इस शो के थ्रू हमेशा ICCRC की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लॉन्ट करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि कस्टमर को, स्टूडेंट को ये बात ज़रूर समझ में आए कि आपको एक सही कंसल्टेंट को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर किसी भी तरीके के रिस्क से बचना चाहते हो तो बेटर है कि एक आप ICCRC की ही एडवाइस लो। और मैं ज़रूर ये फिर से रिपीट करूँगी कि जो ICCRC मेंबर है वो प्रॉपरली एक सर्टिफाइड, एक एजुकेटेड कैंडिडेट है जिसने कैनेडियन इमिग्रेशन गवर्नमेंट से प्रॉपरली स्टडी की हुई है और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी अपडेट्स हैं इमिग्रेशन के या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको प्रॉपरली जो है वो जानता है और अच्छे तरीके से उसको वो प्रैक्टिस करता है। और अल्टीमेटली जब वो सर्विसेज किसी स्टूडेंट को या कस्टमर को दी जाती हैं तो वो बिल्कुल एट पार होंगी, उसमें किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होगा। और ये मैसेज हम कॉन्टीन्यूस बेसिस पे जो है वो स्टूडेंट को देते हैं। और पंजाब जैसे पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि इतना ज़्यादा अवेयरनेस होने के बावजूद भी जो है वो स्टूडेंट या कस्टमर या ओपन वर्क परमिट का केस जो भी है, किसी भी तरीके की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिस इंटरप्रेट की जाती हैं और अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो सफ़र करता है। सो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं या बहुत सारे ऐसे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे जो है वो उस कस्टमर के लिए ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और कस्टमर को एक वाइज डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। ओपन वर्क परमिट की रेगुलर जो है वो रिफ्यूज़ल्स हम देख रहे हैं। हम लोग ये प्रैक्टिस हम लोगों ने किया, रियलाइज़ किया पिछले कुछ टाइम में कि रिफ्यूज़ केसेस ने बहुत ज़्यादा हमें अप्रोच किया है। सो रिफ्यूज़ल के जो रीज़न्स हैं वो बहुत ही सिली और बहुत ही फाइन, बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो उनके एप्लीकेशन में की गई होती हैं। किस तरह दी एप्लीकेशंस दे विच की गलतियां कर रहा है आज कंसल्टेंट्स? देखिए, पहले तो मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस पंजाब में चल रही है कि मैरिज बेस पे जो है वो कपल्स अपना जो है वो कनाडा जाना प्लान करते हैं, जिसमें लड़की जो है वो एजुकेशन वीज़ा के साथ कनाडा जाती है और उसके बाद उसका डिपेंडेंट जो स्पाउस है वो अप्लाई करता है। सो पहले तो मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगी कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस तरीके का करियर प्लान कर रहे हैं वो बच्चों की एज को ज़रूर कंसिडर करें। वो ज़रूर ये देखें कि आप जिस लड़के के साथ अपने बच्चे का मैरिज करने वाले हैं वो थोड़ा सा एज्ड हो, थोड़ा मैच्योर हो, थोड़ा कोई अगर काम भी करता हो तो बहुत अच्छी बात है। यूजुअली हम ये देखते हैं कि उन 20-21 साल वाले जो लड़के हैं जो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ काम भी नहीं करते, और ऐसे वाले केसेस में उनका जो एप्लीकेशन वर्क परमिट के लिए बनाया जाता है, ओपन वर्क परमिट के लिए, वो बहुत ही सिली तरीके से बनाया जाता है। कई बार उनके प्रोफाइल को प्रॉपरली जस्टिफाई करके रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है ये प्रॉपर मैरिज बेस्ड एप्लीकेशन है। इसको हम बिल्कुल स्पाउसल एप्लीकेशन के साथ ही कंपेयर करते हैं। सो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब ये लंबी चौड़ी सी लिस्ट है जो हम शो पे तो इसको एक्सपोज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर दे दूं कि आपकी मैरिज को जेन्युइन प्रूव करने वाले जो भी पर्टिकुलर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, उनको केयरफुली आपकी एप्लीकेशन में कंपाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर अपनी मैरिज को प्लान कर रहे हैं तो उसको कब प्लान करना है, या आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले उसे कब करना चाहिए मैरिज को, या आप फिर कनाडा पहुंच के जब आपकी जो लड़की है जो वापस आके मैरिज करे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कस्टमर को क्लियरली पता होनी चाहिए अगर आप मैरिज बेसिस पे अपना कनाडा पहुंचना जो है वो प्लान कर रहे हो। सो ओपन वर्क परमिट वाला जो एक एप्लीकेशन है बहुत ही सेंसिटिव एप्लीकेशन है, इसको अनस्किल्ड कैंडिडेट के थ्रू या अनस्किल्ड कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करवाना बिल्कुल एक रिस्क हो सकता है। सो मैं हमेशा ये चीज़ ज़रूर मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी कि आप ICCRC मेंबर की एडवाइस को ज़रूर लें, आप आके कंसल्ट करें, अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाएं, असेस करवाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अनस्किल्ड कैंडिडेट के थ्रू अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएं, रिस्क लेने के बाद, रिफ्यूज़ल के बाद आप हमें कांटेक्ट करें। आप इन एडवांस आके हमें जो है एक बार मिलें, क्योंकि आपको हमारे ऑफिस से जो भी एडवाइस दी जाएगी वो बिल्कुल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही प्रोवाइड। कुल मिला के है कि उन्होंने एप्लीकेशन ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਈ ਬॉडी ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ मैं मैरिज कराਉਣ ਚੱਲਿਆ और मैं करवा ली है? देखिए, जब कनाडा से वापस आके लड़की ने या लड़के ने मैरिज करनी है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको इमिग्रेशन को कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मैरिज करवाने के लिए जा रहे हो, और ऐसा कोई फॉर्मेट भी नहीं है। आप जब इंडिया आते हो, मैरिज करवाते हो, जब आप वापस जाओगे और आपके वापस जाने के बाद जो आपका डिपेंडेंट स्पाउस यहाँ से जब अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा तो उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी इमिग्रेशन को। सो आपको वहाँ से कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ भी ग्रेजुएशन वाले बच्चों की मैरिज में सही समझता है या +2 वाले ਨੂੰ भी वीज़ा दे देता है? देखिए रणवीर जी, ऐसा है कि जब भी कोई कैटेगरी मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि शुरू में जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा उस पर टेस्ट किए जाते हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रायल्स किए जाते हैं, और शुरू में ये वही सिचुएशन है जब इस वाले कैटेगरी के ट्रायल्स चल रहे हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर्स कर दिए गए मार्केट में, या बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव तरीके से केसेस को अगर नहीं लगाया गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी फ्यूचर में इस कैटेगरी के लिए हो सकती है। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने बच्चे की मैरिज प्लान कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि एज क्या स्टैंड करती है। अगर आपकी लड़की ने सिंपली +2 पास किया है, ग्रेड 12 पास किया है, उसके बाद आप उसकी मैरिज जो है बहुत ही मैच्योर लड़के के साथ कर रहे हैं तो वो भी एक जो है वो रेफ्यूज़ल का रीज़न हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और अगर आप एक वैलिड एज है हमारे इंडियन मैरिज सिस्टम में, अगर आप उस तक भी नहीं पहुंचते हो, बहुत ही यंग लड़के के साथ मैरिज कर रहे हैं, वो चीज़ें भी जो हैं वो इक्वली कंसिडरेबल हैं। सो ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि एक मैरिजियल जो एज है वो होनी चाहिए, और जो भी लड़का काम करता है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। या ये देखा जाता है 22-23 साल की एज में भी जो है वो बॉयज़ अभी तक एजुकेशन ही ले रहे हैं, या बच्चे एजुकेशन ही ले रहे हैं। अगर वो एजुकेशन भी ले रहे हैं तो उनके प्रोफाइल को एक ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन में प्रॉपरली जो है वो एक्सप्रेस करना इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक स्टोरी लाइन दे के, एक आपके केस को शेप दे के रिप्रेजेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को समझ में आए कि आपकी जो मैरिज है वो एक ऑथेंटिक। स्टडी वीज़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊज़ कर रहे हैं? देखिए रणवीर जी, जो रेफ्यूज़ल जो इशू की जाती है वो एक स्टैंडर्ड लेटर है जो सभी के सभी एप्लीकेंट्स को सेम इशू किया जाता है। लेकिन अगर आप डीप रीजंस को, डिटेल्ड रीजंस को अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कैप्स नोट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो महीना या 1.5 महीने का टाइम वो लेते हैं। उसमें आपके डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन आते हैं। रीअप्लाई करके कितने चांस ने कि ओपन वर्क परमिट दोबारा ले दिए? देखिए, पर्सनली मैं अपना सक्सेस रेट ज़रूर मैं बताऊंगी। बहुत सारे केसेस ऐसे हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में, 1.5-2 महीने में ऐसे हम लोगों के पास आए हैं जो रिफ्यूज़ल्स लेके आए हैं, और जब हमने उनको रिप्रेजेंट किया तो दे वर सक्सेसफुल। और हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में, पिछले कुछ शोज़ में उनके टेस्टिमोनियल्स भी जो हैं वो कस्टमर
को दिखाए हैं. सो द थिंग इज़ कि आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है अगर आप कहीं से रिफ्यूज़ल भी लेके आए हैं, प्रोवाइडेड आपका केस जो है वो एक प्रॉपर एक जेन्युइन तरीके से होना चाहिए और आपकी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पूरा जो आपकी मैरिज का जो एजेंडा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ टूरिस्ट और ओपन वर्क परमिट ਲਈ कोई ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, कोई ਵੱਖਰਾ ਕੀ है, किनू मिलता है? देखिए ऐसा है, डेफिनेटली ये 2 सेपरेट एप्लीकेशंस हैं. वर्क परमिट की एप्लीकेशन सेपरेट है और टूरिस्ट वीज़ा की, विजिटर वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो सेपरेट है. उसके लिए जब कैंडिडेट हमारे पास आता है, जब हमें पर्सनली विजिट करता है, तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स को असेस करके, उसके प्रोफाइल को असेस करके उसे गाइड करते हैं कि उसे वर्क परमिट लगाना चाहिए या उसे जो है वो विजिटर वीज़ा लगाना चाहिए. और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि आप ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर वो आपको विजिटर वीज़ा ग्रांट करें. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये दोनों ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं और दोनों के लिए इक्वली डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस प्रोसेस करनी पड़ती है. ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਪਾਤੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ. देखिए एक बहुत बड़ी जो मुझे लगता है कि एक नंबर है या बहुत बड़ी जनरेशन है जिनका अल्टीमेट गोल जो है वो एक मनी कलेक्ट करना ही है और शायद वो कैंडिडेट के करियर को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं मानते. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से जो है वो कैंडिडेट का प्रोफाइल जज किया जाना चाहिए और उसको अगर वो विजिटर वीज़ा के लिए है तो विजिटर वीज़ा के लिए लगाया जाए और अगर वो ओपन वर्क परमिट के लिए है तो ओपन वर्क परमिट के लिए प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन एक ड्रॉबैक ये है रणवीर जी कि बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर है जो पंजाब में ये वाली इमिग्रेशन की सर्विसेज को प्रैक्टिस करता है और अगर आप देखें डीपली, अगर आप असेस करें तो उसमें ICCRC का नंबर बहुत ही स्लीक सा नंबर है. आप देखेंगे कि 4-5 गिने चुने लोग हैं जो ICCRC सर्टिफिकेशन के साथ प्रोसेस करते हैं. सो ऑब्वियसली जो इतने सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है या मे बी वो इतने स्किल्ड नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने अवेयर नहीं है कि वो किसी कस्टमर की एप्लीकेशन को प्रेजेंटली रिप्रेजेंट कर सकें, प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकें. ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਟ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ सकते हो कुछ, ताकि बच्चा अवेयर हो सके? देखिए रणवीर जी, बहुत सारे केसेस को हम डेली बेसिस पे जो है वो फेस करते हैं और हर एक केस जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी जो है वो सामने लेके आता है जी. लेकिन एक मैक्सिमम जो चीज़ हम लोगों ने फेस की है स्टूडेंट के प्रोफाइल के साथ वो ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन. बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि अच्छे प्रोफाइल्स को भी जो है वो बहुत ही बेसिक से कॉलेजेस में, बेसिक से प्रोग्राम्स में या इररेलिवेंसी के साथ एडमिशन्स दिलवाए गए हैं और फिर एज अ रिज़ल्ट उनका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है. इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत अच्छे प्रोफाइल्स में जहाँ 100% वीज़ा की पॉसिबिलिटी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं किए जाते. अभी ये केस हम लोगों के पास, इनफैक्ट उसका कल ही हम लोगों ने वीज़ा रिसीव किया है लड़की का. जिस भी कंसल्टेंट्स ने, उसने एक तो नंबर 1 जहाँ से उसने IELTS की कोचिंग ली वहीं से अपना केस जो है वो प्रोसेस करवा लिया, ये बिना देखे हुए कि वो लोग प्रोसेस कर सकते हैं, वो इन प्रैक्टिसेस में काम भी करते नहीं करते, पहले तो मुद्दा ही आ जाता है. एग्जैक्टली. सो जिस टीचर ने पढ़ाया उसी टीचर के थ्रू उसने जो है वो अपना स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करवा लिया एंड इतना ज़्यादा उसमें सिली मिस्टेक थी कि GIC का जो उसका सर्टिफिकेट था एप्लीकेशन में वो लगाया ही नहीं गया था और वो रिफ्यूज़ल के साथ कैंडिडेट हमारे पास आया. सो जब हम लोगों ने वो एप्लीकेशन देखी, वी आरसेल्फ वर वेरी मच कन्फर्म्ड कि उसको वीज़ा जो है वो मिलने वाला ही, और एज ए रिजल्ट उस लड़की का कल ही वीज़ा हम लोगों के पास आया जस्ट 12 डेज में. सो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. हम लोगों ने देखा है कि कैंडिडेट को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मिस रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और इसकी एप्लीकेशन को इनफैक्ट कैंडिडेट खुद भी जज नहीं कर पाता है कि क्या चीज़ उसके एप्लीकेशन में ख़राब की गई है जो उसे रिफ्यूज़ल्स आए हैं. सो इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा है कि एक प्रॉपर कॉलेज में आपको एडमिशन दिलवाना या एक प्रॉपर कोर्स की रेलेवेंसी मेंटेन करना इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को जो ऐसे कंडीशंस में से सफ़र हो चुके हैं या जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले इंटेक्स के लिए ऑफर्स लेना चाहते हैं.
वो प्लीज़ थोड़ा अवेयर हों। आपका राइट है आपकी एप्लीकेशन को असेस करना, उसको देखना, उसमें क्या चीज़ लगाई जा रही है, क्या चीज़ नहीं लगाई जा रही है, कौन से कॉलेज, कौन से प्रोग्राम के लिए आपको एडमिशन दिया जा रहा है। दिस इज़ योर राइट। आपको खुद भी थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो रखनी चाहिए। आप जाके, जो भी कंसल्टेंट आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है, आप जाके उसके सामने बैठ के टेबल पे अपनी एप्लीकेशन को आप एक बार चेक करें कि उसमें क्या लगाया जा रहा है, क्या नहीं। सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, कि आप अपने एप्लीकेशन को किसी भी रिस्क में ना डालें या किसी तरीके की रिफ्यूज़ल को इनवाइट ना करें। जी मैम, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ, ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੇ, ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈप्स ਹੋਣਗੇ? देखिए, नंबर वन तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अभी हम लोगों ने ये चीज़ फेस हम कर रहे हैं कि ऑफ़र लेटर्स में टाइम लग रहा है, और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑफ़र लेटर्स आने में 2, ढाई, 3 महीने की वेटिंग भी हो गई है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप पेशेंस रखें, आप पैनिक ना हों, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आपके ऑफ़र लेटर्स इशू किए जाएंगे सितंबर 19 के लिए, क्योंकि मई इनटेक जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। सो नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वर्किंग फॉर योर ऑफ़र लेटर्स ओनली। सो आपके ऑफ़र लेटर्स कभी भी आ सकते हैं, और पैनिक होके आप जो है वो नए एप्लीकेशंस को प्रोसेस जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फिर से उतना ही बन जाएगा और आपको उतना ही वेट करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली प्लीज़ आप वेट करें। इसके अलावा मुझे ये ज़रूर कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत अच्छे जो हैं वो कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं। मैं कॉलेजेस के नाम ज़रूर कह देती हूँ। क्विंसलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी जो है उसके सितंबर 2019 के कुछ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स ओपन हैं, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। जो लोग बिल्कुल अपने प्रोफाइल के साथ रेडी हैं, जिनके ऑफ़र्स अभी नहीं आए हैं, वो काइंडली अप्रोच करें हमें, एंड पॉसिबिलिटी है कि ऑफ़र लेटर आपका जल्दी आएगा। इसके अलावा नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज को मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगी। ब्रिटिश कोलंबिया का बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, जो 1 अप्रैल 2019 से अपने एडमिशन्स को ओपन कर रहा है। मेरा पर्टिकुलर मैसेज जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है। जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पीजी प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं, 6.56 इन ईच के साथ, जिनका प्रोफाइल जो है वो कम्प्लीटली रेडी है एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर इज़ कि ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो 2 साल के हैं। सो आपको फर्स्ट वो में ही 2 इयर्स का जो वो वीज़ा है वो मिलेगा। सो ये प्रोग्राम्स में ज़रूर एक बार नाम ले दूँ: पीजी बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीजी बिजनेस हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीजी बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें 6 इन ईच बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। ये प्रोग्राम्स नॉर्दर्न लाइट कॉलेज के हैं, और 1 अप्रैल 2019 से इनके एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। सो एडवाइस मेरी यही है कि जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं या जिनकी एप्लीकेशंस रेडी हैं, वो इन एडवांस आके अपने एप्लीकेशंस को जो है वो हमें प्रोवाइड करें, ताकि जैसे ही कॉलेज ओपन होगा आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाया जा सके। इसके अलावा हम लोगों के पास कैपिलानो यूनिवर्सिटी है, जिसके सितंबर इनटेक के जो हैं वो एडमिशन्स ऊपर हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट 2 इयर्स के पीजी प्रोग्राम्स भी हैं, जिसके लिए एडमिशन्स अभी ओपन है। वन मोर कॉलेज आई हैव टू हाईलाइट, दिस इज सेल क्रीक कॉलेज। इसमें बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो फिर से रीओपन हुए हैं सितंबर 19 के लिए। आई नेम देम। सबसे पहले सोशल सर्विस वर्कर सपोर्ट्स का जो ये प्रोग्राम है, इसमें मेडिकल स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट है वो भी इस प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकता है। ये ओपन है सितंबर 19 के लिए। इसके अलावा देयर आर फ्यू पीजी प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड पीजी इन जेरेंटोलॉजी नर्सिंग। जो कैंडिडेट जो हैं बीएससी मेडिकल वाले हैं, या जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया है, या जिन्होंने जीएनएम डिप्लोमा भी किया है, वो भी इस पीजी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। सो सितंबर 19 के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके मार्क्स जो हैं वो पीजी प्रोग्राम के लिए 6.56 नीचे होने चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं ब्रिटिश कोलंबिया के कॉलेजेस में भी, या फिर आप ओंटारियो में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो प्लीज़ आप हमें टाइमली एडवाइस करें ताकि आपके एडमिशन्स को प्रोसेस किया जाए। ओपन वर्क परमिट हो गया, स्टडी वीज़ा हो गया, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1-to-1 ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਗਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, कि स्टूडेंट्स ਨੂੰ लाभ मिलेगा और किमें ले सकते हैं फ़ायदा हो? रणवीर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं ज़रूर देना चाहती हूँ। अगर आप अपने लिए बिल्कुल कंफर्म्ड रिजल्ट्स चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल फेयरलेस और कंफर्म्ड सर्विसेज मिलनी चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली मिल सकते हैं, क्योंकि हम
फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है वो कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये रहेंगे मोगा सिटी में, जगरांव में, खन्ना में एंड हमारे मोहाली ऑफिस में। जो भी टाइम एंड डेट्स हैं और वेन्यूज़ जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट शो में ज़रूर ये चीज़ हाईलाइट कर देंगे। प्रॉपर एडवर्टीजमेंट थ्रू जो है वो न्यूज़पेपर भी रहेगा और हमारे वेबसाइट के थ्रू भी रहेगा, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि आप हमें इन एडवांस कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, ताकि आप जब भी आएँ अपने प्रोफाइल के साथ तो आपको एक पर्सनल टाइम दे के आपके एप्लीकेशन को जरूर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, PR ਵੀ ਹੋਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ? देखिए रणवीर जी, वी आर ट्राइंग टू हैव डेलीगेट्स ऑफ द कॉलेजेस ऑल्सो, कि हमारे साथ कॉलेज डेलीगेशन भी हो ताकि ये स्टूडेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सके। इसके अलावा पर्सनली मैं और हमारी जो टीम्स हैं वो सेमिनार में ज़रूर अवेलेबल रहेंगे। सो आपको हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो ओपन वर्क परमिट है, विजिटर, टूरिस्ट, सुपर वीज़ा या PR के लिए आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं, कुछ भी हर तरीके की जो हैं वो फैसिलिटीज़ लेके हम आप ही के टाउन तक ज़रूर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाले जो प्रोग्राम में हम आपको टाइम वेन्यू जो है वो ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਖੰਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਨਫਰਮਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ, ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਫਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।